हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है नत्सवादी और हिटलर का उदय। इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, एक बारी हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा था कि किस तरह से हिटलर का उदय हुआ। ठीक है, किस तरह से पहले हमने हेलमुट की कहानी देखी थी पूरी और फिर हमने जाना था कि ऐसा क्या हुआ जो हेलमुट के मम्मी-पापा आत्महत्या करना चाहते थे। फिर हमने जाना कि वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अ, जो जर्मनी था उसमें लोकतंत्र स्थापित कर दिया था मित्र राष्ट्रों ने कि भई अब तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र चलेगा। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित कर देंगे तो एक आदमी की मनमानी नहीं चलेगी तो दोबारा युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी। है ना? तो इसी के चलते उन्होंने वर्षा की भी संधि थोप दी थी। तो वर्साई की संधि कहीं न कहीं एक संकेत था कि द्वितीय विश्व युद्ध होना ही होना है क्योंकि इतना अपमान कोई भी नहीं झेल सकता। वर्साई की संधि में इन्होंने कितना अपमान किया था कि 10% उसकी आबादी ले ली थी जर्मन की, 13% भूभाग ले लिया था, 75% लोहा की भंडार, 26% कोयले के भंडार और बहुत सारे इसके जो इलाके थे, अच्छे इलाके थे, वो उन सब पर कब्ज़ा कर लिया था फ्रांस ने, पोलैंड ने, डेनमार्क ने और इन सारी देशों ने। फिर उसका जो चीज़ें थी, निराशा वाला माहौल था जर्मनी में और सर्वहारीकरण हो रहा था, मतलब लोग दिन पे दिन अ, घाटे में जा रहे थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसी के चलते हिटलर का उदय हुआ, ठीक है? हिटलर का जन्म वगैरह यहाँ पर दिया है। तो फिर हिटलर का उदय हुआ और जो वर्साई की संधि में जो भी अपमान हुआ, हिटलर ने बोला कि मैं इस सारे सम्मान को आपको वापस करूँगा और सबको रोज़गार दिलाऊँगा और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, रोज़गार, रोटी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मैं करूँगा। तो लोगों को कहीं न कहीं लगने लगा कि हाँ, हिटलर की बात में सच्चाई है, ठीक है? फिर हिटलर सत्ता में आया। ये कब आया था? 1933 में सत्ता में आया। 1933 में वो चांसलर बना, ठीक है? 23 जनवरी 1933 में वो चांसलर बना हिटलर जर्मनी का। जब वो पद में आया तो सबसे पहले उसने क्या किया, अध्यादेश जारी करा किया और जो धारा 48 है, उस तरह की गतिविधियाँ इसने स्टार्ट करी और बाद में क्या किया इसने कि जो लोकतंत्र है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था, है ना? और इसने क्या किया अपनी मनमानी चलाने के लिए इनेबलिंग एक्ट लेके आया था। 3 मार्च 1933 को इसमें पूरी तरह से तानाशाह स्थापित कर लिया था, यानी कि जो-जो चीज़ें डेमोक्रेसी तरीके से हो रही थी, वाइमर गणराज्य में यानी जर्मनी में, इसने फिर अपने हिसाब से उसको कर लिया। फिर इसने क्या किया, 1933 में इसने लीग ऑफ नेशन से पलटा झाड़ लिया था, 36 में राइनलैंड पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया था, 38 में ऑस्ट्रिया पर कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है? और बाद में फिर क्या किया इसने सितंबर 1939 में क्या किया था, पोलैंड पर हमला कर दिया था। यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। पूरा विश्व युद्ध हमने इसमें जाना और जाना कि लास्ट में हार हुई केंद्रीय शक्तियों की, हमने ये जाना था। आज हम देखेंगे कि नत्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या है? किस तरह से जो नत्सी थे, उनकी विचारधारा क्या थी और वो दूसरे लोगों को किस नज़रिए से देखते थे। ठीक है? आपको कहीं न कहीं लग रहा होगा अब तक जो हमने कहानी सुनी, उसमें आपको लग रहा होगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे? हिटलर के मानने वाले लोग जो हिटलर को मानते थे, वो लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे थे और किस आधार पर कर रहे थे? उन्होंने लोगों को कैसे समझाया होगा? भई एकदम से अगर कोई कहे कि इतने लाख लोगों को मार दो, तो कहीं न कहीं विरोध होगा उसका, है ना? लेकिन लोगों ने विरोध नहीं किया, चुपचाप वो मर रहे थे, तो क्या कारण थे? देखिए, अगर आपने पहला, दूसरा, पार्ट नहीं देखा है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, 2 प्लेलिस्ट की, एक थ्योरी की है और एक एमसीक्यू की है। आपको जो देखना है, आप वो देख सकते हैं और अगर आपको ये जो मैंने साइड में प्लेलिस्ट लगा रखी है, ये सभी भी देखनी है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी डाउन लग रही होगी, क्योंकि गला काफ़ी दिन से खराब है। कई दिन से वीडियोज़ भी अपलोड नहीं हो पा रही ठीक से, तो मैंने सोचा चलो रेस्ट ना करके अब थोड़ा-सा काम कर लिया जाए, आपको वीडियोज़ दी जाएँ। तो अभी 1-2 दिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आवाज़ का थोड़ी-सी दिक्कत चल ही रही है मेरी गले में, ट्रीटमेंट भी चल ही रहा है। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? 1-2 वीडियोज़ में ही लगेगा ऐसी आवाज़। सॉरी। तो नत्सियों की विचारधारा क्या थी? नत्सवादी जो हैं, वो पूरे विश्व के लोगों को किस तरह से देखते थे? आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। नत्सियों ने जो अपराध किए, वो खास तरह की मूल्य मान्यता एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नत्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची है, ठीक है? यानी कि जो हिटलर जिस तरीके से बाकी के लोगों को देखता था, उसका पर्यायवाची है। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, ठीक है? वे नस्ल आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको पढ़ाया था यूरोप के विषय में, तो वहाँ पर क्या होता था, काले और गोरे में भेद होता था, ठीक है? अपने भारत में भी जाति के आधार पर भेदभाव होता था पहले। और जर्मनी में क्या चल रहा था, ना तो यहाँ कलर भेद था, ना जाति भेद था, ना धर्म का भेद था। यहाँ भेद था
सीधे-सीधे तौर पर नस्लों का। कौन व्यक्ति किस नस्ल का है उस आधार पर भेदभाव हो रहा था, ठीक है? अब इनकी नज़रिए में जो नस्लवादी थे, ठीक है? जो नत्सी थे, ये नस्ल के आधार पर भेदभाव करते थे, ठीक है? किसी नस्ल को अच्छा मानते थे और किसी नस्ल को ये बेकार मानते थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड यानी नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन सबसे ऊपरी पायदान पर थे। इनको ऐसा लगता था कि जिनकी नीली आँखें हैं और सुनहरे बाल हैं, ठीक है? ब्लॉन्ड में यही आता है कि नीली आँखें, सुनहरे बाल जिनके हैं, जो जर्मनी मूल के लोग हैं, वो आर्य हैं और वो सबसे अच्छे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते हैं। यहूदियों को माना गया कि सबसे बेकार कैटेगरी के हैं। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उस उनके बाहर रंग रूप के हिसाब से जर्मनी, आर्य और यहूदियों के बीच में रखा गया था, ठीक है? और आपको लगा होगा कि ऐसा क्या कारण था, जो यहूदियों से वो इतनी नफ़रत करते थे, जो नत्सवादी थे या हिटलर की जो विचारधारा को मानते थे, ठीक है? हिटलर की विचारधारा या नत्सवादी एक ही बात है या फिर नस्ल भेदभाव एक ही बात है। तो ये इनका मानना ये था कि जो ईसा मसीह थे, उनको मरवाने में कहीं न कहीं यहूदियों का हाथ था, ऐसा इनका मानना था। दूसरे नंबर इनका मानना था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई, वो यहूदियों की वजह से हुई। क्योंकि यहूदी व्यापारी थे जर्मन में और इनकी जो अच्छा रोज़गार था, मतलब समृद्ध लोग थे ये, तो इनको लग रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर ये लोग साथ देते, यहूदी बम, गोले, धमाके अच्छे से बना के देते, अच्छी चीज़ों को जर्मनी की सेना को देते, तो शायद जर्मनी की सेना जीत जाती। इनका हिटलर का ऐसा मानना था, ठीक है? हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। यानी कि हिटलर ने जो प्रभावित था नस्ल भेदभाव से जो प्रभावित था, वो उसके दिमाग में कहाँ से आया? वो आया चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों से प्रभावित था। डार्विन प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हार्वर्ड स्पेंसर ने अतिजीवितता का सिद्धांत दिया, ठीक है? जिसको सर्वाइवल ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। जो सबसे योग्य है वही जिंदा रहेगा। मतलब हार्वर्ड स्पेंसर का ये कहना था कि जो योग्य है वही जिंदा रहेगा। यह विचार दिया कि इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेंगी, वही पृथ्वी पर जिंदा रहेंगी। इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे जलवायु है, वो 50 साल में चेंज होती है थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? कभी हिमयुग आएगा, मतलब ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी, कभी ऐसा होगा कि ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगेगी, कभी पृथ्वी पर पानी की कमी हो जाएगी, कभी बरसात ज़्यादा होने लगेगी। तो जलवायु में 50-60 सालों में चेंज आता है। जैसे कि आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि गर्मियाँ और अधिक होती जा रही हैं और सर्दियाँ और अधिक होती जा रही हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं न कहीं जलवायु चेंज चल रही है, चेंज हो रही है। तो हार्वर्ड स्पेंसर का ये कहना था कि जैसे जो पशु-पक्षी या जो पौधे अपने आप को जैसे जलवायु परिवर्तित हो रही है, वैसे ही वो अपने आप को ढाल लेंगे, वो जीवित रहेंगे, ठीक है? और जो लोग नहीं ढाल पाएँगे, वो जीवित नहीं रहेंगे। जैसे कि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं गर्मियों की वजह से, है ना? जो मज़दूर लोग हैं, वो उनकी जो बॉडी है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है इतनी गर्मी में, क्योंकि उनको छत के नीचे तो नहीं रहना, उनको तो ओपन खुले हुए में काम करना है, ईंट-गारी का काम करना है, मेहनत वाला काम करना है, तो उनको गर्मी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो काफ़ी सारे मज़दूरों की इस बार मृत्यु भी हुई थी, पिछली जो गर्मियाँ गई हैं 2023 की, ठीक है? क्योंकि हर बार गर्मियाँ रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने बोला कि जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदल लेगा, वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेगा, बदल लेगा, वही पृथ्वी पर ज़िंदा रहेगा। देखो, पहले डायनासोर होते थे, ठीक है? वो विलुप्त हो गए। बहुत सारी जातियाँ हैं जो पहले होती थी, वो अब विलुप्त हो गई। उसका मेन कारण ये है कि अब क्या है, जलवायु परिवर्तन हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए इस परिवर्तन में और वो मर गए। जैसे भारत में भी शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में शुतुरमुर्ग के अंडों के अ, खोल मिले हैं। मतलब पहले शुतुरमुर्ग थे भारत की भूमि पर, लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी लुप्त हो गए हैं भारत में। क्यों? क्योंकि जो जलवायु उनको चाहिए, उस जलवायु उनके अनुसार यहाँ पर उनको जलवायु नहीं मिली, ठीक है? जैसे-जैसे चेंज आते रहे लाखों वर्षों में पृथ्वी घूमती घूमती रही या फिर थोड़ा बहुत विखंडन भी होता रहा, ठीक है? थोड़ा बहुत संकुचन भी होता रहा, ठीक है? जैसे जितने भी महाद्वीप हैं वो इधर-उधर फैल भी रहे हैं, कभी-कभी पास-पास भी आने की कोशिश करते हैं, तो ये लाखों वर्षों के चेंज होते हैं। तो उसी चेंज के अनुसार जिन प्रजातियों ने अपने आप को चेंज कर लिया, सर्वाइव कर गए वो, और जिन्होंने नहीं किया वो नहीं कर गए, ठीक है? इनकी विचारधारा ये थी। इस विचारधारा का मतलब है कि प्रजातियां बदली हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहेगा। इस बात का ध्यान जहां हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। उन्होंने कहा था कि ये सब क्या है, प्रकृति
के अनुसार चल रहा है। ठीक है, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है। वो बस बता रहे थे कि वो प्रजातियां जीवित रहती हैं जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेती हैं। इसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की है। ठीक है, ना स्पेंसर ने की है, ना डार्विन ने की है। लेकिन नस्लवाद विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाज पर अपने समाजवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचार का सहारा लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो नत्सी थे, जो हिटलर के समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, ये जो थ्योरी थी जो डार्विन ने या स्पेंसर ने दी थी, उस थ्योरी को तोड़ मरोड़ दिया। और कैसे तोड़ा मरोड़ा, कि इन्होंने बताया कि जो अच्छी नस्ल है, वो जो ताकतवर नस्ल है उनका राज होगा, और जो विशुद्ध नस्ल है वो उनको जीने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो उनका मतलब यही था कि जो वैसी नस्लें हैं, जो खराब नस्लें हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको जीने का अधिकार नहीं है। नस्लियों की दलील बहुत ही सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात सही है कि जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, और जो परिवर्तित कर लेगा वो जीवित रहेगा। लेकिन ये चीज तो प्रकृति पर निर्भर है। अब जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग जीवित हैं। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो कोरोना के वायरस को झेल पाए वो जीवित है। आप और हम, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो सब जीवित रहे। कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, वो उस वायरस को झेल नहीं पाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो चीजें हैं ये प्रकृति अपने आप कर रही है ना। डार्विन ने बोला और स्पेंसर ने बोला। जबकि जो नस्लवादी थे, इन्होंने कैसे तोड़ मरोड़ दिया, इन्होंने बोला कि आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। मतलब इन्होंने खुद निर्धारित किया, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकि हासिल कर ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। मतलब इन्होंने खुद डिसाइड किया, प्रकृति ने नहीं डिसाइड किया। हार्वर्ड, स्पेंसर या फिर डार्विन तो बोल रहे हैं कि प्रकृति खुद डिसाइड करती है। ठीक है, प्रकृति करती है अपने हिसाब से कि जो ताकतवर है वो जीवित रहेगा, जो कमजोर है वो नस्ल जो है वो खत्म हो जाएगी, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या खुद डिसाइड कर लिया कि भाई जो आर्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आर्य ये वाले आर्य नहीं है जो आप भारत वाले आर्य की अगर सोच रहे हो के बारे में, ये वाले आर्य नहीं है, ये दूसरे हैं। आर्य नस्ल क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ठीक है, तो हिटलर ने लोगों के दिमाग में ये धीरे धीरे बात डाल दी कि ये नस्ल अच्छी है और ये नस्ल बुरी है। ठीक है, शुद्धता बनाए रखने का मतलब ये है कि जो आर्य हैं, जो नीली आंखों वाले और सुनहरे वालों वाले जो लोग हैं, उन्हें अन्य नस्ल के लोगों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी नस्ल के लोगों के साथ ही शादी करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या है, शुद्धता बनी रहेगी। अब जैसे कोई दूसरी नस्ल के व्यक्ति से हम शादी कर लें, जैसे कोई कोई इंडियन लड़की है, कोई भारत की लड़की है, ठीक है, और वो यूरोप के किसी लड़के से शादी कर ले, तो उसके बच्चे हैं जो होंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि उसके बच्चे सुनहरी बालों वाले हों, कंजी आँखों वाले हों, हमारे यहाँ कंजी बोलते हैं, वहाँ हरी या नीली चलती है, वाले आँखों वाले हों, और हो भी सकता है कि उसके बच्चे उसके जैसे हों, या फिर हो सकता है कि बाल सुनहरे हों और आँखें काली हों। ठीक है, क्योंकि माँ-बाप के गुण आएँगे बच्चे में। तो इनका मानना ये था कि जो अपनी ही नस्ल के लोगों के साथ शादी करनी चाहिए, ताकि हमारी जो नस्ल है वो अच्छी बनी रहे हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवर्शराउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसने के लिए, इस शब्द का मीनिंग है ये, ठीक है, ये जो अब मैं बताने जा रही हूँ ये इस शब्द का मीनिंग है, कि उसका मानना था कि अपने लोगों को बसने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। मतलब जो हिटलर था वो डार्विन और स्पेंसर की बात से सहमत था। उसको ऐसा लगता था कि अच्छा नस्ल बनाने के लिए उनको पर्याप्त रहने के लिए जगह होनी चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो उसको ऐसा लगता था कि भई हमारे पास ना जगह की कमी है, जर्मनी में जगह की कमी है, इसलिए नस्ल अच्छी पैदा नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, जगह बनानी चाहिए। जगह कैसे बनाएँगे? जगह हम ऐसे बनाएँगे, बताती हूँ मैं नीचे वाली लाइनों में। मैं मानता था कि अपने लोगों को बसने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्ज़ा करना ज़रूरी है। इसलिए उसने द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट किया था। वो क्या चाह रहा था कि पोलैंड वगैरह को जीत कर और वहाँ से उन लोगों को भगा देंगे और अपने लोगों को बसाएँगे, ताकि अच्छी से अच्छी नस्ल पैदा होगी। इससे मातृदेश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाके में जाकर बसने वाले लोगों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। ठीक है? तो ये उसकी गलत सोच थी। इतनी गंदी सोच थी कि मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में पूरे देश की बागडोर हो, उसकी इतनी गंदी सोच है कि जो बेकल नस्ल वाले हैं उनको मार दो, उनके देश को कब्ज़ा लो, ठीक है? और अपना राज स्थापित कर दो वहाँ पर, क्योंकि हमारे नस्ल को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, ठीक है? बड़े-बड़े घर होने चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, इस तरह का। नेक्स्ट है इसमें हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन बेहिसाब शक्तियाँ इकट्ठी की जा सकती हैं।
बेहिसाब शक्तियां और संसाधन कैसे इकट्ठे किए जाएंगे? युद्ध लड़के, दूसरे के इलाकों को जीतकर। पूर्व में हिटलर जर्मनी सेनाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मन को भूगोलिक दृष्टि से एक जगह इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनी। पहली प्रयोगशाला से मतलब है कि उसने ये जो मैंने ऊपर बात बोली कि दूसरे इलाकों पर कब्जा करो और उस जगह को खाली करो और अपने लोगों को बसाओ। ठीक है, उन लोगों को मार दो। तो सबसे पहले प्रयोगशाला किसको बनाया? पोलैंड को। पोलैंड पर हमला किया उसने सितंबर 1939 में। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर कब्जा किया और पोलैंड वासियों की निर्मम हत्या करी। बहुत लोगों को मारा और पोलैंड में, और बस इसलिए मारा क्योंकि वो अपने लोगों को बसाना चाहता था। वो चाहता था कि बड़े-बड़े महलों में हमारे यहाँ के बच्चे रहें ताकि अच्छी नस्ल पैदा हो। मतलब कितनी पागलपंती थी नस्ल अच्छी बनाने के लिए। अरे अगर अच्छी नस्ल बनानी है, खाने-पीने को अच्छा दो अपने देश के बच्चों को, पढ़ाओ-लिखाओ, उनको अच्छी चीज़ सिखाओ। ये क्या बात हुई कि दूसरे देश के लोगों को मार के अपने देश के लोगों को बसा रहे हो तुम। तुम्हारी सोच इतनी गंदी है तो कैसे तुम्हारा देश तरक्की करेगा? तो सबसे पहले इसने पोलैंड को प्रयोगशाला बनाया। तो प्रयोग सबसे पहले किस पे किया? पोलैंड पर। पोलैंड पर कब्जा किया, वहाँ के लोगों को भगा दिया, कुछ लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को नौकर के तौर पर काम के लिए रख लिया, पोलैंड के लोगों को, और कुछ लोगों को क्या किया? देश निकाला कर दिया। मतलब कुछ लोग तो डर के ही भाग गए होंगे कि अब हम मारेंगे तो भागो यहाँ से। तो प्रयोगशाला सबसे पहले किसको बनाया? पोलैंड को। ठीक है? देखो ये एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ बताया गया है, नार्डिक जर्मन, आर्य। ठीक है, इसका मीन क्या है? मीनिंग क्या है? आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है। यह लोग उत्तरीय यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते-जुलते मूल के लोग थे। ठीक है? ब्लॉन्ड का क्या मतलब है? नीली आँखों और सुनहरे बालों वाले। ये ब्लॉन्ड के नाम से जाने जाते थे और अ, नत्सियों की नज़र में ये सबसे सुंदर थे। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है नस्लवादी राज्य की स्थापना। अब हिटलर ने क्या शुरू किया? क्या किया कि नस्लवादियों के राज्य की स्थापना कर दी। कैसे की? वो हम इस पैरा में देखेंगे। सत्ता में पहुंचते ही नस्सियों ने शुद्ध जर्मन के विशिष्ट नस्ल समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। कब किया? 1933 के बाद में। 1933 में ये आए ना नत्सी सत्ता में। ठीक है? तो यहाँ से इन्होंने क्या शुरू कर दिया? नस्ल के आधार पर भेदभाव शुरू कर दिया। ठीक है? सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। अवांछित वो किस-किस को मानते थे? अवांछित मानते थे वो यहूदियों को। ठीक है? सबसे पहले नंबर पे उनके लिए अवांछित थे यहूदी, फिर थे अश्वेत, ठीक है? जो काले होते हैं, जैसे जो भारत में मिलते हैं या अफ्रीका में जो लोग मिलते हैं वो, और उसके बाद वो बहुत सारी नस्लें थीं जो यूरोप की थीं या अन्य देशों की थीं उनको। ठीक है? अभी आगे हम देखेंगे कुल मिलाकर 52 नस्लें थीं जिनको ये गलत मानता था हिटलर। 52 नस्लों का मतलब हो गया कि इसकी नज़र में बस एक ही नस्ल अच्छी थी, वो था नार्डिक जर्मन। ठीक है? बाकी सब उसके नज़रों में बेकार थे और बाकी सबको वो मार रहा था धीरे-धीरे करके कुछ-कुछ बहाना देके। नस्सी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे ही व्यक्ति वांछित थे, केवल ये ही लोग जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के लिए योग्य माना जाता था। ठीक है? बाकी सबको कैसा माना जाता था? अवांछित यानी बेकार नस्लें। इसका मतलब यह निकलता है कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जिन्हें नस्सी, अशुद्ध या असमान मानते थे। ठीक है? मतलब इनका मतलब ये इनका मानना ये था नत्सियों का कि जर्मन में ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जो अशुद्ध हैं। ठीक है? और अशुद्ध कितने थे? 52 नस्लें थीं जो अशुद्ध मानी जाती थी। यूथेनजिया यूथेनेजिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नस्सी अफसरों ने बाकी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य जर्मनियों को मौत के घाट उतारा था, जिन्हें वह मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। ठीक है? जो विकलांग थे उनको अभी निर्मम हत्या कर दी गई। ठीक है? जो नीली आँखों वाले भी थे, मतलब जो नार्डिक जर्मन थे उनमें भी जो विकलांग थे उनकी भी हत्या कर दी गई। क्यों हत्या कर दी गई? कि ये देश का कोई विकास नहीं कर सकते, इनके हाथ नहीं है या पैर नहीं है या दिमाग थोड़ा कम है। इस तरह से लोगों की निर्मम हत्या करी करी गई। और इसमें कौन शामिल था? जो नत्सी अफसर थे, इनमें हेलमुट के पापा भी शामिल थे, हेलमुट के पिता भी शामिल थे। जब ये इनको लगा 1945 से ही शुरू हुई ना कहानी। कहानी कहाँ से शुरू हुई? वो कहानी शुरू हुई थी 1945 से। ठीक है? कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? 1945 से शुरू हुई थी। 1945 में हेलमुट के पापा बोल रहे थे ना हेलमुट की मम्मी से कि अब पूरे परिवार को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि जैसा हमने लोगों के साथ किया है वैसा ही हमारे साथ होने वाला है। है ना? तो वो कहानी यहाँ से जुड़ रही है कि अब उनको पता चल गया था कि हम मतलब जो हेलमुट के पिता थे, उन्होंने नत्सी अफसरों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था। अब उनको पता था कि है जो 1945 में जर्मनी की हार हुई, ठीक है? ज जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब कि भई
हमने अपने आप को हारा हुआ मान लिया, अब हम नहीं लड़ पाएँगे। तो अब उनको लग रहा था कि अब हमने सरेंडर कर दिया है, तो अब जो लोग जीते हैं वो हमारे साथ अत्याचार करेंगे, ठीक है? और बाद में ऐसा हुआ भी, ठीक है? जो नक्सी पार्टी के अफ़सर थे, 11-12 अफ़सर थे, उनको फांसी की सज़ा दी गई, कुछ को उम्र कैद की सज़ा दी गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, ठीक है? तो उनको बीन-बीन कर सज़ा दी गई, ठीक है? जो देश जीत गए थे उन्होंने भी दी और जो जर्मन के लोग थे उन्होंने भी दी कि भई ये तो गलत बात है ना, कि ऐसे तुम किसी को भी मार रहे हो। और ऐसा नहीं है कि लोगों को इस चीज़ में खुशी मिलती है। भाई किसी का बच्चा विकलांग है और तुम उसको मारोगे तो उसको दुःख नहीं होएगा क्या? और ऐसे कैसे तुमने सोच लिया कि जो विकलांग लोग हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? वो तो भगवान डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें केवल यहूदी नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया, इनके अलावा कई नस्लें थीं जो नियति के लिए अभिशापित थीं। मतलब उनको वो बुरा मानते थे कि बेकार है ये नस्लें। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और एस्वेतों, मतलब जिप्सियों को भी मारा उन्होंने, एस्वेतों को भी मारा, ठीक है? और मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया कि कितने-कितने लाख लोग मारे गए थे, ठीक है? जर्मन नागरिकता भी छीन ली गई इन लोगों से, किनसे? जिप्सियों से और यहूदियों से और एस्वेतों से, ठीक है? एस एस्वेत में हमारे यहाँ के भी लोग आते हैं और अफ्रीका के भी लोग आते हैं। और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूस रूसी यानी कि कुछ जो रूसी नागरिक रह रहे थे जर्मनी में, उनको भी मारा गया। पोलिश एक देश है। पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर मानते थे और उनको भी उन्होंने मारा। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तो स्थानीय लोगों को भयानक स्थिति में गुलामों की तरह काम में झोंक दिया गया। उन्हीं इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना गया, ठीक है? उनको कि भई ये बेकार नस्ल के हैं, इनको इंसान इंसान की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको मज़दूरों की तरह या गन जैसे गलत व्यवहार करना है तो इनके साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बेकार नस्ल के हैं। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ से मर गए। यानी कि उनसे अब भाई तुम 20-20 घंटे काम कराओगे तो 2-3 दिन में आदमी मर ही जाएगा, उसको सोने को नहीं मिल रहा, खाने को ठीक से नहीं मिल रहा, ठीक है? तो वो मर ही जाएगा, कितने दिन जीवित रहेगा? तो यही वहाँ पर हुआ, ठीक है? और एक ब्यौरा भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। आपके फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि कितने-कितने लोग इसने मारे थे। 1 मिनट पीछे है। हाँ, देखो ये रहा। इसमें बताया गया है कि 60 लाख यहूदियों को मारा, 2 लाख जिप्सियों को मारा, 10 लाख पोलैंड निवासियों को मारा था, ठीक है? साथ में और किनको मारा था जो मानसिक यानी कि ऐसा लग रहा था कि इनमें कम बुद्धि है, ठीक है? या शारीरिक रूप से जो अपंग घोषित थे, 70,000 जर्मनी नागरिकों को भी मारा, ठीक है? मतलब धुआँ-धाड़ मार रहे थे। मतलब जिसको भी इनको लग रहा था कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं है, उसको मार दो। ये क्या बात होती है कि हमें पसंद नहीं आ रही ये नस्ल, इसको मार दो। तुम क्यों डिसाइड करोगे? भगवान डिसाइड करेगा, ठीक है? और प्रकृति ने सबको ठीक बनाया है अपने हिसाब से, ठीक है? एक भी चीज़ उसने ज़्यादा नहीं भेजी है भगवान ने, एक भी चीज़ भगवान ने कम नहीं भेजी है। सब कुछ संतुलित बनाकर भेजा है और अपने हिसाब से सही भेजा है। तो आप अगर इसमें हस्तक्षेप करोगे, बहुत सारे लोगों की आज भी ये धारणा है कि हमारे धर्म के लोग ज़्यादा रहे हैं, ठीक है? जो बाकी के धर्म के लोग हैं वो बेकार हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है आज भी, तो वो गलत है। देखो ऐसी मानसिकता लेके अगर तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी कभी तरक्की नहीं हो सकती। भगवान को पता है उन्होंने किसको कहाँ भेजा है और उसको क्या काम करना है। तो आप अपना दिमाग मत लगाओ दूसरों को बदलने में, ठीक है? आप दूसरों की नस्लों को सुधारने में या उनको दुनिया से हटाने में दिमाग मत लगाओ। आप दिमाग लगाओ कि दूसरे लोगों की कैसे मदद की जा सकती है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, कोई विकलांग है तो ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो कि वो अपना जीवन यापन ठीक से निकाल सके। ठीक है? या फिर किसी समुदाय के लोग या किसी धर्म के लोग अगर गरीब हैं तो ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो कि उनके बच्चे फ्री में पढ़ सकें, ताकि 10-20 साल में वो भी आपकी बराबरी में आ जाएँगे। फिर देश की तरक्की में वो भी अपना साथ देंगे। तो इस तरह से हेल्प करनी चाहिए, ना कि हटाओ, मार दो उनको, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है? कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस देश में बस इसी धर्म के लोग रहेंगे। जैसे पाकिस्तान है, वो क्या सोचता है कि भई मुस्लिमों के लिए है पाकिस्तान। बांग्लादेश में भी आजकल ये चल रहा है कि जो हिंदू हैं उनको मारा मारा जा रहा है ना? या किसी और देश में केवल मुस्लिमों को इसलिए मारा जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं, ठीक है? उनके देश के धर्म के हिसाब से नहीं है वो। तो ये चीज़ गलत है, चाहे हिंदू मरें या मुस्लिम मरें, सिख मरें, ईसाई मरें, कोई भी धर्म के लोगों को इस आधार पे मार रहे हो कि वो तुम्हारे हिसाब से धर्म नहीं मान रहे हैं, तो ये गलत है। और इस दुनिया में हमेशा से बहुत सारे धर्म थे और बहुत सारे रहेंगे, ठीक है? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही धर्म के लोग रहेंगे। बहुत निर्ममता से जम्मू कश्मीर में नरसंहार हुआ था, ठीक है? एक विशेष धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को मार दिया था। तो क्या उस धर्म के लोग खत्म हो गए जिनको मारा था? नहीं, आज भी हैं वो, ठीक है? तो ऐसे कभी भी एक नस्ल, एक जाति, एक समुदाय खत्म नहीं हो सकता है आपकी सोचने से या आपके करने से। क्योंकि भगवान को सब पता है, उसको क्या कुछ करना है। तुम यहाँ अलग-अलग भगवान के नाम पर लड़ते रहो, ठीक है? अपने हिसाब से काम करते रहो। बाद में जब आप ऊपर जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप खामा-खा अपने दिमाग की गंदी सोच लेकर एक-दूसरे से लड़ रहे थे। वहाँ आपको एक ही ईश्वर बैठा हुआ मिलेगा। आप किसी भी धर्म के हैं, है वहाँ ऊपर एक ही शक्ति। अलग-अलग नहीं है, ये तो आपने अपने हिसाब से नाम रख रखे हैं। कोई गुरु मान रहे हैं, कोई अ, महावीर स्वामी मान रहे हैं, कोई बुद्ध जी मान रहे हैं, कोई गुरु मान रहे हैं, कोई अल्लाह मान रहा है, कोई ईश्वर मान रहा है, कोई देवी मान रहा है, कोई शिव जी मान रहा है।
जिसका जो मन कर रहा है वो अपने हिसाब से मान रहे हो, लेकिन दूसरा आदमी आपके हिसाब से भगवान को नहीं मान रहा है, तो आप उसको मारो मत, ठीक है? उससे द्वेष मत करो, उससे घृणा मत करो, क्योंकि ये सब करने के बाद भी जब आप ऊपर जाओगे ना, तो आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। आपको वहाँ जाकर पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलतफ़हमी में थे। सारा भगवान जो है वो एक ही है, ठीक है? वहाँ जो ऊपर बैठी हुई शक्ति है वो एक ही है। तो जब आपका ये भ्रम टूटेगा, फिर आपको पछतावा होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, नीचे, और फिर आपको ये सब भुगतना पड़ेगा। अब इस जन्म में नहीं भुगता तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। लेकिन निश्चित है, कर्मा लौट कर आता है। आप जैसा किसी के साथ करोगे आपके साथ वैसे ही होगा, ठीक है? बाद में क्या हुआ इन नत्सियों के साथ? हिटलर जैसे महान आदमी ने आत्महत्या की। अगर इतना ही शक्तिशाली और अच्छी नस्ल वाला था तो क्यों मर गया? लड़ता ना, गोली खाता ना, ठीक है? युद्ध में मरता, आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत थी? क्या अच्छी नस्ल वाले को आत्महत्या करना अलाउ है? इसका मतलब डरपोक था वो, जो पीठ दिखा के भाग गया युद्ध से, है ना? नेक्स्ट है इसमें नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। जो मैंने आपको बताया कि इनको ऐसा लगता था कि ईसाइयों ने ईसा मसीह को मारा था। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूटखोर थे, क्योंकि ये पैसे वाले लोग थे, जो यहूदी थे। तो इनको लगता था कि ये बाकी लोगों का शोषण कर रहा है, और अगर किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो आस-पास के लोग वैसे ही चिढ़ने लगते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी किस्मत अच्छी थी, लग गई नौकरी, इतना इंटेलिजेंट तो ये लगता नहीं है देखने में। ना कभी हमने इसको पढ़ते देखा, ना कभी इसको कुछ करते देखा, देखो कैसी किस्मत खुल गई है। तो हो जाते हैं लोग उनके खिलाफ जो तरक्की ज़्यादा करते हैं। तो वैसे ही यहूदियों के साथ हुआ और किया कि भाई इनकी तरक्की ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि इन्होंने मज़दूरों का शोषण किया, मतलब मज़दूरों को कम पैसे दिए, उनसे काम ज़्यादा लिया। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक मानने की मनाही थी, ठीक है? मतलब जो यहूदी थे वो किसी ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुज़ारा कर चलाते थे, ठीक है? तो जो सूदखोर होते हैं, मतलब सूदखोर यानी कि जो ब्याज पर पैसा देते हैं, उनसे तो वैसे भी लोग घृणा करते हैं। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के ज़रिए ईसाई बार-बार उनका रुपया सॉरी बार-बार उनका क्या कर रहे थे? सफाया कर रहे थे, यानी ये उनको मार रहे थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने इन्हें बचाने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते पूछते हुए जर्मनी संस्कृति में ढल गए। देखो इतनी बुरी तरह से नरसंहार हुआ यहूदियों का, तो क्या यहूदी मर गए? ये इस दुनिया से खत्म हो गए या कम हो गए? नहीं, यहूदी आज भी ताकतवर है। और जो युद्ध चल रहा है ना इज़राइल का में जो युद्ध चल रहा है, इज़राइल का और हमास का या फ़िलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें यहूदी ही रहते हैं इज़राइल में। इज़राइल में अन्य जाति या धर्म के लोग नहीं रहते हैं, सारे के सारे मोस्टली यहूदी ही हैं, ठीक है? आज भी वो ताकतवर है। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म यानी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी। तो हिटलर क्यों घृणा करता था? उसको लगता था कि बेकार नस्ल के हैं। इस नफ़रत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकाला। मतलब हिटलर कह रहा था कि ये इनका धर्मांतरण करके भी बेकार है, इनका हमें धर्मांतरण नहीं कराना है, इनको मार ही देना है, ठीक है? धर्मांतरण करा देंगे तो ये बेकार नस्ल जो है वो पूरे देश में फैल जाएगी। इससे हमें क्या करना है कि हमें इनको मार ही देना है। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नत्सियों ने यहूदियों को तरह-तरह के तारांकित किया। उन्हें दरिंद कर आजीवन के साधनों से हीन कर दिया, यानी कि उनके घर-बार छीन लिए, उनके पैसे छीन लिए, सब कुछ छीन लिया। उन्हें शेष समाज से अलग-थलग डाल दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1929 1939 से 1945 युद्ध का समय है ना, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इस समय, है ना? पोलैंड पर आक्रमण से ये स्टार्ट हुआ था, और जो जापान है उस पर जब बम गिराए थे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, उससे ये खत्म हुआ था, ठीक है? तो 1939 से 1945 तक ये युद्ध चला था। दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई। यानी कि इकट्ठा कर करके मार देने की रणनीति बनाई गई। देखो ये कुछ शब्द हैं,
इनके अर्थ दे रखे हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे। इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा है नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाई हूँ। देखो ये जितने भी कॉलम होते हैं, कृपया करके आप इनको पढ़ लिया करो, ये आपके बहुत काम के होते हैं। ठीक है, इनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। युद्ध के साय में नत्सी अपने कातिलाना नस्लवाद, कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मतलब दोनों का अर्थ तो एक ही था, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, चाहे हम नरसंहार की बात करें। मतलब नरसंहार मतलब लोगों को बिना किसी गलती के मार देना। ठीक है, एक तरफ से मार देना, पूरे पूरे परिवार को नष्ट कर देना। नरसंहार का मतलब यह है, यानी कि जर्मनी में जो नक्सवादी लोगों को बिना मतलब के मार रहे थे, या फिर युद्ध में जो लोग मारे जा रहे थे, दोनों एक ही सिक्के के पहलू थे। ठीक है, मतलब जो नक्सवादी थे उनकी सोच यही थी ना कि दूसरे लोगों को मारना है। ठीक है, पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिम पोलैंड को ज्यादातर हिस्सा जो था वो जर्मनी में मिला लिया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनी वहां वहां लाकर बसाए गए, यानी कि जर्मनी मूल के लोगों को बोल दिया कि भाई ये अपना देश छोड़कर पोलैंड में बसो, वहां बड़ी बढ़िया बढ़िया घर हैं। इसके बाद पोलैंड निवासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। ठीक है, जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा गया था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। ठीक है, मतलब कुछ को आध्यात्मिक तौर पर अपने में मिला लिया। ठीक है, उनका धर्मांतरण करा लिया और कुछ को मार दिया। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों उनके माँ बाप से छीन लिए गए। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि दादी दादा के गुण आए बच्चों में, या नानी नाना के गुण आ जाते हैं बच्चों में। तो जो माँ बाप हैं उनकी आंखें तो नीली नहीं है, उनके बाल सुनहरे नहीं है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनकी आंखें नीली हैं और बाल सुनहरे हैं। मतलब वो देखने में जर्मन आर्य से लग रहे हैं। तो उनको क्या किया, उन माँ बाप से उन बच्चों को छीन लिया गया जो जर्मन आर्य लग रहे थे। ठीक है, और उनको छीन कर क्या किया गया, उनको जो जर्मन के और लोग थे उनको दे दिए गए वो बच्चे। ठीक है, कि इनका पालन पोषण करो, ये अच्छी नस्ल के हैं। तो मतलब ये भी गलत हुआ कि जो जिन लोगों के बच्चे जर्मन आर्यन जैसे दिखते थे, आर्य जैसे दिखते थे, उनको उन बच्चों से छीन लिया गया। माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ल जांच में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवार में पालने के लिए दे दिया जाता था। मतलब जर्मन के किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया कि भाई तुम पाल लो इन बच्चों को। और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज्यादातर मर ही जाते थे। मतलब उनको मार दिया जाता था बच्चों को, केवल इसलिए कि उनकी नस्ल अच्छी नहीं है। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। गैस चैम्बर से मतलब है कि एक ऐसा कमरा जिसमें हजारियों लोगों को ठूंस दिया पहले। ठीक है, मतलब भर दिया उनको, 1,000 लोगों को, 2,000 लोगों को, जैसे भी उनको मारने होते थे वो उस हिसाब से उनको भर देते थे। और बाद में उस कमरे में विषैली गैस छोड़ दी, दम घुटू गैस छोड़ दी, मतलब जिससे उस गैस से उनका दम घुट जाए उन लोगों का, और वो मर जाए। तो ऐसे जल्दी मर जाते थे लोग, 2-3 मिनट में ही मर जाएगा कोई विषैली गैस, अगर फेफड़ों में पहुंचेगी फेफड़े खत्म हो जाएंगे। तो उनको बोला गया गैस चैम्बर। गैस चैम्बर का मतलब सीधे सीधे है कि जहाँ लोगों को मारा जाता था। घेटो भी ऐसी जगह स्थान होते थे जहाँ पर लोगों को मारा जाता था, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा गया। ठीक है, अब देखो, यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी, ये एक गाड़ी है जिसमें यहूदियों को भर के ले जाया जाता था और वहाँ पे मार दिया जाता था। मौत का जो सिलसिला था वो कई सारे पार्टों में चला। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट यानी पहला चरण था बहिष्कार। बहिष्कार उन्होंने किया 1933 से 1939, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। 1933 में क्या हुआ था, जो हिटलर था वो राजगद्दी पर बैठा था, यानी कि चांसलर बना था जर्मनी का। 1933 तक उसने क्या किया, घृणा घृणा करना सिखाया बाकी के जर्मन लोगों को कि भाई ये गंदी नस्ल वालों से घृणा करो। ठीक है, तो उसने कौन कौन से बदलाव किए वो हम देखते हैं। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। किनको रहने का हक नहीं है, जो बेकार नस्ल वाले हैं। ठीक है, न्यूरे न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में लागू हुआ था। इसमें क्या था, पहला था जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दूसरा था यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी, यानी कि दूसरी धर्म या दूसरे नस्ल के लोगों से शादी विवाह नहीं कर सकते। तीसरा है यहूदी और जर्मनियों के बीच विवाहेतर संबंधों को आपराधिक घोषित कर देना, यानी कि जो जर्मन के जो आर्य थे
ठीक है? जिनके नीली आँखें और सुनहरे बाल थे, वो यहूदियों से शादी नहीं कर सकते थे और जिन्होंने पहले शादी कर ली है, उन उनको मार दिया गया कि भई तुमने गलती करी, इन लोगों से क्यों शादी करी? अब जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, तो होता है ना कि कोई सिख है, वो बौद्ध धर्म की किसी लड़की से या लड़के से शादी कर ले, हिंदू धर्म का कोई सिख से शादी कर ले या हिंदू-मुस्लिम भी आपस में शादी कर लेते हैं कुछ बच्चे। तो ऐसा होता है और हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। तो ऐसा ही जर्मनी में भी हो रहा था उस टाइम पे। और जब हिटलर आया शासन में, तो हिटलर ने क्या किया कि जिन लोगों ने यहूदियों के लड़की या लड़कों से शादी की थी, उनको अपराधी घोषित कर दिया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई कि भई जो यहूदी हैं वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते क्योंकि वो बेकार नस्ल वाले हैं। तो ये पाबंदी लगाई गई पहले कुछ सालों ताकि लोग उनसे घृणा करने लगें। अन्य कानूनी उपाय ये थे कि यहूदी व्यवसायियों का बहिष्कार किया, सरकारी सेवाओं से निकाला जाने लगा। यानी कि जो सरकारी नौकरी पर थे, जितने भी यहूदी उनको नौकरी से हटा दिया गया कि भई तुम बेकार नस्ल वाले हो, तुम्हें जॉब करने का कोई अधिकार नहीं है। यहूदियों की संपत्ति जब्त कर ली और उनकी संपत्ति को बेच दिया। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस-नहस कर दिया गया, लूट लिया गया, उनके घरों पर हमला कर दिया गया, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए, ठीक है? यहूदी जहाँ पर प्रे करते थे, जैसे हिंदू कहाँ प्रेयर करते हैं? मंदिर में, मुस्लिम कहाँ करते हैं? मस्जिद में, सिख कहाँ करते हैं? गुरुद्वारे में। तो ज ऐसे ही उन यहूदियों का भी था कोई प्रार्थना स्थल, उसको जला दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो वहाँ पर पूजा-अर्चना करते थे। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रेकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है, ठीक है? घटना का नाम याद रखना है। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रेकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है, जो यहूदियों के प्रार्थना स्थल जलाए थे, ठीक है? दूसरा चरण क्या था? दूसरा चरण था दड़बाबंदी, यानी कि उनको मारने का प्लान। अब यहाँ पर क्या किया? उनकी संपत्ति वगैरह छीन ली, उनका नागरिकता छीन ली, उनका सब कुछ छीन लिया। अब बस मरना ही बाकी था उनका, तो अब मारने का भी पूरी प्लानिंग करी गई। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखें। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान छाप दिया गया, ठीक है? यानी कि पता रहे कि ये यहूदियों का घर है। जर्मन में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्रों के लोदाज और वालसाजा जैसे घेटो बस्तियों में कष्टपूर्वक और दरिद्रता की स्थिति में रखा गया। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे, मतलब इनको अच्छे इलाकों से, क्योंकि यहूदियों की अच्छी स्थिति थी उस समय जर्मनी में, व्यापारी थे और धन दौलत था इनके पास, तो इनको अच्छे घरों से निकाल कर, इनकी कोठियों से निकाल कर इन्होंने कहाँ भेज दिया? इनको गरीबों के बस्तियों में भेज दिया। घेटो में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ने देने के लिए मजबूर कर दिया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचाना वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। मतलब उनको इतनी गंदी स्थिति में रखा जाता था कि वो लोग ऐसे ही मर जाते थे। ठीक है? तीसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? 1941 में। ठीक है? तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। इसमें क्या किया कि बहुत सारी जो नस्लें थी, जो 52 नस्लें बताई गई, उन सभी नस्लों को मारने का काम चला था। तो एक काम तो चल रहा था जर्मनी के बाहर, बहुत सारे लोगों को मार रहे थे युद्ध में। एक युद्ध चल रहा था जर्मनी के अंदर, तो जर्मनी के लोगों को मार रहे थे। ठीक है? 2 तरीके से काम चल रहा था, दोनों एक ही सिक्के के पहलू थे, मतलब दोनों का उद्देश्य एक ही था, लोगों को मारना। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। भागने की कोशिश में मौत, यातना ग्रह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ाया जाता था। यानी कि इनको मारना ही था, ऐसा नहीं है कि भागने का मौका दे दें कि चल भई भाग जाओ देश छोड़कर, नहीं। उन्होंने कहा इनको मारना ही है। ठीक है? आप देखो यहाँ गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। मतलब जो लोग मर गए हैं या मारने के लिए जिनको ले जाया जा रहा है, उनके कपड़े, जूते ये सब उतरे हुए रखे हैं यहाँ पर। है ना? कितना ढेर लगा हुआ है। देखो चप्पल, जूते कितने बड़ी संख्या में हैं। यहाँ पर उन लोगों को मारा जाता था। इस तरह के सेंटर होते थे। ये सारी चीज़ें, एक यातना गृह अ, मतलब ये वो सेंटर हैं जिनमें उन लोगों को मार दिया जाता था। अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते, यानी कि मारने से पहले उनके जूते छीन लिए जाते थे, उनके कपड़े छीन लिए जाते थे। ठीक है? तो बहुत ही गलत किया। आगे जो पार्ट है, पार्ट 4 है, नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति। इन सब कामों को करने के लिए पत्थर दिल इंसान होना चाहिए, ठीक है? मामूली इंसान इस काम को नहीं कर सकता कि निर्मम लोगों की हत्या कर दी जाए, बिना किसी कसूर को उनको मार दिया जाए। तो हर एक आदमी नहीं कर सकता इस काम को। तो इसके लिए वो जो हिटलर था उसने अपनी एक फ़ौज तैयार कर रखी थी, ठीक है? तो हिटलर किस तरह से अपनी फ़ौज को डेवलप कर रहा था, उसका मानना था कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे सबसे अच्छा ज़रिया हैं, उनको कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? उनको अच्छा नागरिक बना सकते हैं, उनको
ऐसा बना सकते हैं कि वो अपने देश के काम आए। तो ये बिल्कुल कोरा कागज़ है, ये अच्छी जनरेशन बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसने किया भी। तो उसने किस तरह से प्रयोग किया बच्चों का, युवाओं का, ठीक है? वो सारा हम इस पार्ट में देखेंगे कि उसने किस तरह से 10 साल के बच्चे को भर्ती किया जाता था यूनिफ़ॉर्म में, 14 साल के को अ, युवा संगठन हिटलर यूथ में, और बाद में नाज़ी पार्टी जॉइन करने के लिए उसको बोला जाता था। तो किस तरह से वो बच्चों के दिमाग में घृणा भर रहा था यहूदियों के प्रति और जो बाकी नस्लें थी उनके प्रति, और किस तरह से वो जर्मनी और हिटलर का वफादार बच्चों को बना रहा था, वो सारी प्रक्रिया हम इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है? और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो पार्ट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटे से कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सारी कमेंट खुद ही रीड करती हूँ, जो भी मेरे बस में होगा मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगी। और आवाज़ का 1-2 वीडियो में रह गई थी, ठीक है? आवाज़ 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मुझे भी लग रहा है कि हाँ, कहीं दिक्कत चल रही है वॉइस में। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में आवाज़ भी ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी है, और कोई भी फ्रेंड आपके जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि 6 से 10 तक की सारी वीडियोज़ मैंने कवर करा दी हैं, सारी बुक्स मैंने कवर करा दी हैं। तो अगर कोई भी फ्रेंड या बहन-भाई आपके पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? या फिर ममताज़ गुप्ता यूट्यूब चैनल को, एनसीईआरटी ममताज़ गुप्ता यूट्यूब चैनल को, उनको सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस चैनल पर बिल्कुल सीरियल वाइज़ पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।